भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की नियुक्ति कोलिजियम के द्वारा होती है और कोलिजियम जो है वो लगातार चर्चे में बना रहता है। कई लोग कोलिजियम सिस्टम का विरोध करते हैं, कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं। एक बार फिर से कोलिजियम सिस्टम चर्चा में है। केरल हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें वक्ता थे जस्टिस के एम जोसेफ। उन्होंने कहा कि कोलिजियम से दोबारा जो सिफारिश जाती है वो केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हो, उसको लौटाए नहीं, उसको रोके नहीं। बेहतरीन न्यायाधीश कौन? कई ऑब्जर्वेशन, कई न्यायाधीशों की टिप्पणियों ने कई विवादों को छेड़ा है, जिसमें से कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण है। कह रहे हैं कि बेहतरीन न्यायाधीश होने का मतलब केवल कानून का गहरा ज्ञान होना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जिसमें नैतिक मानवीय गुण निडर और स्वतंत्र हो। निडर और स्वतंत्र मानवीय गुण, खाली कानून का ज्ञान नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 93,000 केसेस पेंडिंग है। क्या जजों की संख्या बढ़ा देने मात्र से ये समस्या समाधान होगी कि इसके प्रवाह को रोकना पड़ेगा? अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से करे, पुलिस प्रशासन, सरकारें अपना काम कानूनबद्ध तरीके से करें, तो किसी को कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? इस पर भी जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी। चर्चा बहुत दिनों बाद इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं, रहे हैं। आप लगातार सुन रहे हैं। अभी कई दिनों के अंतराल के बाद हम लोग फिर अम्बेडकर नामा पर मिल रहे हैं। स्वागत है सर, नमस्कार। जी सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जज, हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जज कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब पर भारी पड़ता है, चाहे वो जस्टिस लोकूर हो, चाहे जस्टिस नरीमन हो, या जस्टिस के एम जोसेफ, या और भी जस्टिस शाह हैं, जस्टिस मुरलीधर हैं। ये लोग भी जब बोलते हैं तो फिर बहुत भारी पड़ता है। नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, और आमतौर पर आए दिन नहीं बोलते। इसमें सबसे ज्यादा तो वैसे जस्टिस लोकूर अक्सर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन जस्टिस नरीमन, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस जोसेफ की प्रतिक्रियाएं कभी कभी आती हैं। जी। तो ये मामला जस्टिस जोसेफ के 2 व्याख्यानों का है। जी। एक 6 अगस्त को दिया था उन्होंने, एक बाद में दिया था उन्होंने। जो आपने अभी जिसका उल्लेख किया वो बाद में दिया, लेकिन शुरुआत हम लोग 6 अगस्त से करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। अब लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता के प्रतिनिधियों की सरकार केंद्र या राज्य में बैठती है। वो मालिक नहीं है हमारे, जनता मालिक है। जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन हुआ क्या कि देश जब हमारा आजाद हुआ, तब से जनता ने अपने को प्रतिनिधि चुन के अपने को उनके द्वारा शासित मान लिया, जो धीरे धीरे चाहे जेन जी के माध्यम से हो, अल्फा जेन जी के माध्यम से हो, जो अधिकारियों के लिए जागरूक होकर संघर्ष के लिए सड़क पर उतर आए हैं, और वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से निर्भर नहीं है। तो ये बात और ऊपर उभर के आ रही है कि जनता मालिक है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि मालिक है। तो उस चुने हुए प्रतिनिधि में से चुनी हुई सरकार में जो बैठा है वो राजा, महाराजा या डिक्टेटर है। और इस देश में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो ये गड़बड़ी है कि जैसे हमें चुनने का अधिकार है, वैसे ही हमें कान पकड़ के वापस रिकॉल का भी अधिकार साथ ही साथ मिलना चाहिए, ताकि ये अंकुश में रहें और ये अपने को मालिक न समझें। लेकिन हो उल्टा रहा है। तो जस्टिस जोसेफ ने इसी बात को रेखांकित किया है अपने 6 अगस्त के व्याख्यान में। उन्होंने कहा कि शासकों को यह याद दिलाया जाना चाहिए कि उनके पास लोगों पर शासन करने का कोई निहित या दैवीय अधिकार नहीं है। और ये बात उनकी, आप जो हमारे प्रधान सेवक ने कुछ दिन पहले अपने को बायोलॉजिकल कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं ईश्वरीय प्रदत्त जो है मतलब पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। जी।
उनके पास लोगों पर शासन करने का कोई निहित या दैवी अधिकार नहीं है और उनकी सत्ता आम जनता की सहमत पर आधारित है। यानी जनता उनको चुनती है, अभी चुनती है, अगली बार हरा भी सकती है। और जनता ने इसके पहले तमाम लोगों को हराया भी है। इंदिरा गांधी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, जिनको जो है क्या कहते हैं इमरजेंसी के बाद जनता ने हरा दिया था। हालांकि बाद में फिर जनता ने उनको चुन लिया इन लोगों की नालायकी की वजह से, लेकिन बहरहाल जनता ने हराया। तो इस तरह तमाम मंत्री हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं जो जनता की अदालत में जाते हैं और हार जाते हैं। उन्होंने कंसेंट ऑफ गवर्न माने शासितों की सहमति के सिद्धांत के बारे में बात की, जिसका अर्थ है कि सरकार को अपनी वैधता चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी मिलती है। मतलब चुनाव में चुने जाते हैं, वो कोई नैसर्गिक नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है कि ऊपर से जो है पकड़ते हैं, या किसी राजा की संतान नहीं है कि राजा की संतान है तो राजा हो गया बाई प्रॉक्सी। खास बात यह है कि उन्होंने भारत में राजनीतिक दल बदल की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की, जो लोगों के जनादेश को विफल करती है। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव और चुनाव तथा दल बदल कराने के लिए ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे देश को देखिए, हमारे देश में जिस तरह का दल बदल हो रहा है उसे देखिए। देश में जो हो रहा है उससे हर किसी को हैरानी होनी चाहिए। हम यहाँ यह नहीं जानते कि सच क्या है। हम ईडी के इस्तेमाल के बारे में सुनते हैं, हम भारी मात्रा में पैसे के इस्तेमाल के बारे में सुनते हैं। यह महाराष्ट्र में हुआ, यह पहले भी हुआ था, यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि ऐसी स्थितियों को अब सामान्य मान लिया गया। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका के वे क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की चुप रहते अगर वे अपनी मातृभूमि के साथ ऐसा होते देखते? यक्ष प्रश्न सर। या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आज जीवित होते? मैं पूछ रहा हूं, तो क्या वो देश की जो दुर्गति हो रही है चुनी हुई सरकार के माध्यम से, क्या वो इसको बर्दाश्त करते? मुझे यकीन है कि नहीं, लेकिन हम ऐसा होने देते हैं, हम इसे होने देते हैं, कुछ समय के लिए ध्यान देते हैं। आप जानते हैं, न्यूज प्लस, न्यूज पर चर्चा और सब कुछ सामान्य हो जाता है। उन्होंने बेहद दुखी मन से ये बात कही होगी, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बहुत गंभीर बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी बदलते हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी सरकार के पास उन लोगों की सहमति है जिन्होंने उन्हें चुना? हमारे देश में जिस तरह का दल बदल हो रहा है उसे देखिए, जो हो रहा है उससे हर किसी को हैरानी होनी चाहिए। हम ईडी के इस्तेमाल के बारे में सुनते हैं, भारी मात्रा में पैसे के इस्तेमाल के बारे में सुनते हैं, या महाराष्ट्र में हुआ या पहले भी हुआ था, सब कुछ सामान्य हो गया। देखिए, अब इसके साथ ही हम एक उद्धव ठाकरे बनाम सरकार जो है चुनाव आयोग सरकार का मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका भी उल्लेख करना चाहते हैं। आप बताइए, कोई भी एमएलए या एमपी अगर उसकी पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो क्या वो चुनाव लड़ता है? तो पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी एक आदमी को अधिकारी बनाती है जिसके दस्तखत और जिसके मोहर से जो है, जब उसको जो है चुनाव लड़ने का चुनाव चिन्ह दिया जाता है और दाखिल करता है, तब चुनाव हुआ है उसको मानता है। और हुआ क्या? शिंदे ग्रुप गया और ग्रुप को जो है पार्टी मान लिया गया, और पार्टी को जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को दरकिनार करके ग्रुप को पार्टी का सब सिंबल वगैरह दे दिया गया। और इसमें सब मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल तो फंसता हुआ दिख रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के साथ रॉयल्टी दिखाई तो अदरवाइज देगी, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि पार्टी सर्वोपरि है, क्या कहते हैं, विधायक या जो है लोकसभा के दल से। आप उसको जो है दल बदल के तहत आप एक अलग व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन पार्टी पर कब्जा पार्टी का ही रहेगा। पार्टी पर जब तक पार्टी में 2/3 नहीं टूटेगा तब तक वो कब्जा नहीं होगा, ऐसा एक मूल सिद्धांत है। तो ये जो जोसेफ साहब हैं वो केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट द्वारा क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे 6 अगस्त को। यह कार्यक्रम अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की घोषणा के अपनाए जाने के 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। जस्टिस जोसेफ ने बताया कि कैसे 1776 के अमेरिकी घोषणा पत्र और उससे जुड़े आजादी और प्राकृतिक अधिकारों के विचारों ने भारत सहित दुनिया भर में संवैधानिक विकास को प्रभावित किया। अन्य विषयों के अलावा जस्टिस जोसेफ ने कानून के शासन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि केवल राज्यों के से अधिकारों की मांग करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारतीय समाज में नागरिक पुलिसिंग या सजा के डर के बिना कानून का पालन करते हैं? लेकिन अब यहाँ एक यक्ष प्रश्न, अगर प्रेस, विधायिका, कार्यपालिका
अगर संविधान का या कानून के शासन का उल्लंघन करती है तो उनको ठीक करने के लिए न्यायपालिका है। लेकिन अगर न्यायपालिका स्वयं संविधान और कानून के शासन का उल्लंघन करके आदेश पारित करती है तो उसको किस फोरम से ठीक कराया जा सकता है, ये एक प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ जो आपने शुरू में इंट्रोडक्टरी बात कही कॉलेजियम को लेकर, उस पर भी एक मेरा सवाल है। कॉलेजियम में प्रावधान है, बाकायदे कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कॉलेजियम अगर दोबारा जो है नाम का प्रस्ताव करेगा जिसको जो है केंद्र सरकार रिफ्यूज करेगी तो केंद्र सरकार के लिए वो बाध्यकारी आदेश होगा। लेकिन केंद्र सरकार इसके बावजूद केंद्र सरकार ने दर्जनों नाम को जो है दोबारा सिफारिश करने पर भी जो है उनको जो है जजशिप नहीं ऑफर की, नहीं बनाया, नहीं घोषणा जारी की। तो ये इसका जो है इलाज किसके पास? इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो लीगल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार के बुला के सर के बल खड़ा करे कंटेम्प्ट। तो देखिए वो नाम दोबारा आता है कि नहीं आता, या सीधे कन्फ्रंट करे जो है वो क्या कहते हैं केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से कि जब ये बाध्यकारी आदेश है तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, क्यों ना जो है कंटेम्प्ट चलाया जाए। संवैधानिक अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो कहा जाएगा कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है। लेकिन अगर सरकार हर्षधर्मिता और सरकार के बजरिए राष्ट्रपति हर्षधर्मिता करती हो, सुप्रीम कोर्ट का बाध्यकारी आदेश हो, उसी तरह कोई और बाध्यकारी आदेश को अगर जो केंद्र सरकार ना माने और सुप्रीम कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट न चलाए तो कैसे उसको लागू किया जाएगा? कैसे न्यायपालिका का की सर्वोच्चता स्थापित होगी? इस पर बहस चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, ये मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ। इस बात पे बात चलनी चाहिए कि नहीं कि एक उल्लंघन करें तो वो, उल्लंघन करें तो वो, लेकिन अगर उनके आदेश का उल्लंघन ये करें तो कौन? और वो स्वयं जो है संविधान और कानून के शासन का उल्लंघन करे तो कौन से फोरम में आप जा सकते हैं? क्यों नहीं इसके लिए फिर ये बनाया जाता है कि फिर तुरंत जो है अगर वो उल्लंघन करते हैं तो तुरंत जो है उनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित होना चाहिए ताकि वो संविधान का उल्लंघन न करें, कानून के शासन का उल्लंघन न करें। वो खुद कानून के शासन का अपने जजमेंट में अक्सर उल्लंघन कर देते हैं, कभी 142 का इस्तेमाल करके कर देते हैं, कभी जनता की राय का इस्तेमाल को देखते हुए इस्तेमाल कर देते हैं, कभी जो अनुतोष लोगों ने मांगा नहीं पक्षकारों ने उसको अनुतोष को 142 में जाके अपनी तरफ से ग्रांट करने लगते हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में हुआ। कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ और उसके बाद 142 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया जो लूट रही है प्रकारांतर से केंद्र सरकार चढ़ावा लूट रही है। और अब उस पर क्या हो रहा है, उस पर चंद्रचूड़ साहब तो वहां चले गए, बाकी जो जज लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसको उन्होंने टाल दिया। तो सवाल इस बात का है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो भी समेकित है। सरकार रूल ऑफ लॉ मानेगी तो जनता भी रूल ऑफ लॉ मानेगी, सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ मानेगा तो सरकार भी रूल ऑफ लॉ मानेगी, जनता भी रूल ऑफ लॉ मानेगी। लेकिन अगर सरकार रूल ऑफ लॉ नहीं मानेगी तो जनता जिसने उसको चुना है वो रूल ऑफ लॉ क्यों मानेगी और क्यों मानना चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास शासन करने का कोई निहित नैसर्गिक अधिकार नहीं है। मैं नागरिकों के कर्तव्य के साथ यह भी कहूंगा कि अमेरिकी घोषणा पत्र मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत अनुस्मारक है, चाहे आप खुद को किसी कब्जा करने वाले औपनिवेशिक शासन से मुक्त करा रहे हों या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की तरह आपकी समस्याएं अपनी ही सरकार के खिलाफ हो। शासकों को यह दिलाया जाना चाहिए कि उनके पास शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है, कोई नॉन बायोलॉजिकल गवर्नमेंट नहीं। आपके शासन करने का अधिकार इस सत्य से आता है कि हमने आपके शासन रहने पर सहमत व्यक्ति है और हमारे पास अधिकार है। ये अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं, इस पर ग्रहण लग सकता है, लेकिन आप जितना अधिक उन्हें दबाएंगे उतने ही मजबूत होकर उभरेंगे। इसलिए जनता जो आपको चुनती है उससे डरिए, उसके आप मालिक नहीं है, उसके नौकर हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विरोध और असहमति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में रहे हैं। भारत के साथ समानता सिद्धांत दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अन्याय के सामने चुपचाप बैठे रहना लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। उन्होंने भारत में हाल ही में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और कहा कि अन्याय के दौरान चुपचाप बैठे रहने से कोई देश लोकतंत्र नहीं बनता। अभी भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उनसे आपको एहसास होगा कि आप पर लगातार अन्याय हो रहा है, तब चुपचाप वो बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठे रहना आपको सच में एक लोकतंत्र नहीं बनाता। विरोध करना, असहमत जताना और अपनी राय मजबूती से रखना लोकतंत्र का मूल अधिकार है और अमेरिकियों ने यही करके दिखाया है।
उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से जुड़ी 3 अहम बातों पर जोर दिया। पहली, लोगों के पास प्राकृतिक और ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता। दूसरी, सरकार का मकसद उन अधिकारों को रक्षा करना। और तीसरी, लोगों को ऐसी सरकार को बदलने का अधिकार है जो इस मकसद को पूरा करने में नाकाम रहती है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि अगर राज्य अपने मुख्य मकसद यानी अधिकारों की रक्षा को पूरा नहीं करता तो लोगों को सरकार बदलने या उसके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है। अभी भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब आप पर अन्याय हो रहा है तब चुपचाप और बिना प्रतिक्रिया के बैठे रहना आपको सच में एक लोकतंत्र नहीं बनाता। और यहाँ लोहिया जी की भी बात याद आती है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और जब संसद आवारा होती है तो न्यायपालिका भी आवारा हो जाती है। मैं कह रहा हूँ, जज ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों वाली एक अस्थायी संविधान पीठ बनाने की भी कभी सुझाव दिया ताकि संविधान से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। जस्टिस जोसेफ ने कहा, संस्थागत सुधार के तौर पर कोर्ट एक नियमित संविधान पीठ बनाने पर विचार कर सकता है। उनकी राय में संविधान से जुड़े इन मामलों में कोर्ट को लंबित मामलों को 1 साल से ज्यादा समय तक नहीं चलने देना चाहिए। उन्होंने बड़े मीडिया हाउस और बिजनेस घरानों के बीच संबंधों पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे स्वस्थ सार्वजनिक चर्चा पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए जानकारी पाने का अधिकार जरूरी है ताकि वे अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करें। लेकिन सरकार ने जिस तरह मुर्गा बना दिया है गोदी मीडिया के मालिकों को, और पूरी गोदी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लंबुलेट है, तो कहाँ से आप पाएंगे? आज लोग हमसे पूछते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि वो सोशल मीडिया भाई उतने टेक्निकल जो है वो क्या कहते हैं नहीं है लोग सोशल मीडिया में ढूंढ ढूंढ के देखें। और गोदी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ आता ही नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, विचारक क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। वो तो सोचते हैं कि जो गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया में कोई समाचार आता नहीं तो सोचते हैं कि विपक्ष जो है वो कान में तेल डाल के सोया है। तो ये जब तक इनको जो है गोदी से मुक्त नहीं कराया जाएगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वयं शासी पत्रकार निकाय बना करके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को चलवाया जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर ही जनता के ही टैक्स का पैसा सरकार के पिताजी ने उनके खाते में नहीं जमा किया है जो लोग सरकार में बैठे हैं, उससे फंडिंग करके उसका एक पूल बना करके पत्रकारों द्वारा ही जो है संचालित जो है वो क्या कहते हैं मीडिया होना चाहिए आप सरकार। और इस तरह का मैनेजमेंट हो जाए जो निष्पक्ष मीडिया हो, किसी के भी पक्ष में नहीं हो। मैं नहीं कहता हूं कि दक्षिण के पक्ष में हो, वाम के पक्ष में हो, सेंटर के पक्ष में हो, या लेफ्ट टू दी सेंटर के पक्ष में हो, या राइट टू दी सेंटर के पक्ष में। और ये मैं जब से पत्रकार बना हूं तब से मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मालिकों की वजह से पत्रकार अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीत नीति दिशा में परिवर्तन होता रहता है, और पत्रकार जो है उसमें झूठ रूप में बदनाम होते हैं, क्योंकि अगर वो नौकरी न करें, सारे पत्रकारों की ऐसी हालत नहीं होती कि वो बिना नौकरी के अपना जो है जीवन यापन कर सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके। उनके लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है, और नौकरी करना है तो आपको समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो आप फायर कर दिए जाएंगे। ये स्थिति है सर। जस्टिस जोसेफ ने आगे कहा, किसी भी लोकतंत्र में हर नागरिक को सबसे बड़ा अधिकार सच की खोज करना और सच को जानना है। या किसी भी लोकतंत्र का और समाज का बुनियादी बात है, दुख की बात है कि यह चीज जो है वो गायब हो गई है। उन्होंने प्रकारांतर से कमिटेड मीडिया की ओर ध्यान उठाया। मीडिया कमिटेड होगी, सरकार कार्यपालिका कमिटेड होगी, जुडिशरी कमिटेड होगी, तो क्या होगा सर? चारों स्तंभ कमिटेड होंगे तो क्या होगा? वही होगा जो अभी हो रहा है। अल्फा जेन अल्फा को भी सड़क पे निकलना पड़ रहा है कि स्कूल में हमारे पानी नहीं है, स्कूल में हमारे वो नहीं। आज ही लखनऊ में जयप्रकाश विद्यालय की लड़कियां जो है वो भरे सड़क पर जल भराव वाले उस पर जो है धरना देके प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चियां हैं, जेन अल्फा है। जस्टिस जोसेफ ने जजों की नियुक्ति और यह पक्का करने की जरूरत पर भी बात की कि जज निडर और स्वतंत्र हों। जज ने कहा कि मेरी जोरदार अपील है कि केंद्र, राज्य और न्यायपालिका के बीच के इस मतभेद असंतुलन को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि आपको बेहतरीन जज मिल सके, क्योंकि न्याय करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। केरल उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 250वीं वर्षगांठ अमेरिकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए व्याख्यान में जस्टिस जोसेफ ने हाल ही में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों को नजरअंदाज न करने का आग्रह किया, और कहा कि ऐसी सिफारिशों पर तब तक अमल किया जाना चाहिए जब तक कि नियुक्ति के खिलाफ कोई वास्तव में अच्छा और प्रासंगिक कारण न हो। मेरी अपील है कि जब कॉलेजियम द्वितीय न्यायाधीश
मामले और तृतीय न्यायाधीश मामले के संदर्भ में सिफारिश करे और नामों को दोहराए तो केंद्र सरकार को उन प्रस्तावों पर निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए जो उस पर बाध्यकारी है। और यहाँ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जिस तरह कंटेम्प्ट होता है उस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करना चाहिए कि जब बाध्यकारी आदेश का अनुपालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले उनको कार्यपालिका के जो आपके लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उनको चीफ सेक्रेटरी को तलब करके कंटेम्प्ट में खड़ा करना चाहिए, और फिर उसके बाद सरकार और राष्ट्रपति को से भी जवाब तलब करना चाहिए आगे बढ़कर, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि हठधर्मिता को तोड़ने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर पास होता है तो सरकार और उस राष्ट्रपति को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत जो है वो सर्वकालिक सरकार बना के 3 महीने के भीतर देश में चुनाव होना चाहिए। और ये कहना कि चुनाव बड़े महंगे हैं, चुनाव बड़े फलाने हैं, चुनाव बड़े ये हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं अन्याय सहें और जो है गलत सरकार को बर्दाश्त करें। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मामला तो गंभीर है। अगर न्यायपालिका और सरकार यही रिस्पॉन्सिबल नहीं तो जनता को दिमागी नक्सल कहने का कोई फायदा नहीं है। जब संकट में दिमागी होगी नक्सल जनता, मतलब क्या है सर? 1 मिनट सर, दिमागी नक्सल मतलब क्या है? जो आपकी बात से असंतुष्ट हो, जो आपकी बात पर सवाल पूछे, जो अपने अधिकारों की बात करे, जो आंख मूंद के आप कहें कि गोबर खाइए और गोमूत्र पीजिए, आप पीजिए, तो आप जो है दिमागी नक्सल नहीं है। आप पूछे कि भैया इसका क्या फायदा है, ये गोबर क्यों खाएं हम, ये तो एक प्रकार की लैट्रिन है और ये एक प्रकार का जो है मूत्र विसर्जन है, तो आपका जो है क्या कहते हैं मतलब आप जो है दिमागी नक्सल है। ये इसकी स्थिति, ये परिभाषा है सर। मतलब आपने सवाल पूछा, आप दिमागी नक्सल हो गए। आपने अन्याय का प्रतिकार किया, आप दिमागी नक्सल हो गए। आपने असहमति जताई, आप दिमागी नक्सल हो गए। तो आप कौन है? आप भक्त हैं। मतलब इवन जो बीजेपी और संघ में भी अगर जो है आप सवाल उठाते हैं सरकार पर, तो भी आप भले संघी हो, आप जो है लेकिन दिमागी नक्सल हैं इस परिभाषा के अनुसार जो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो है लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये चर्चा विषय अब जारी रहेगा। बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन करने वाले दिल्ली पहुंचने वाले थे, रास्ता बंद कर दिया गया। तो इतनी बहुमत वाली सरकार डरती क्यों है? सवाल जवाब संवाद क्यों नहीं करती है? क्या सिर्फ कॉर्पोरेट का ही सुनेगी और संघ का सुनेगी? देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।